हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए, ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन ये आपका कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले मतलब लेक्चर 1 में काफ़ी हद तक समझा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनको भी समझ लेंगे। तो ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 लेक्चर्स हैं, जिसमें से एक लेक्चर ऑलरेडी समझा दिया गया है और आज का ये सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर के द्वारा पूरी तरह आपके इस चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने ओरल कम्युनिकेशन को पहले फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया था। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके साथ ही जो प्रेजेंटेशन थे, जो प्रस्तुतिकरण था, ठीक है, मौखिक जो प्रस्तुतिकरण था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा था। और अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है यूजिंग टेलीफोन। अब देखिए जो ओरल कम्युनिकेशन है, स्पेशली बिजनेस में टेलीफोन का यूज़ अनिवार्य है। ना केवल बिजनेस कम्युनिकेशन में, वैसे भी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं टेलीफोन हो गया या जो मोबाइल्स हैं उनका यूज़ अनिवार्य ही है। तो यहाँ पे हमें वही बात समझनी है कि टेलीफोन का उपयोग करना तो एक प्रेजेंटेशन के दौरान या ओरल कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन नहीं, एक ओरल कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है टेलीफोन का यूज़ करना। तो इसीलिए यहाँ पे ये टॉपिक ऐड किया गया है। तो यहाँ पे बात को समझिए, टेलीफोन समकालीन समय में अनिवार्य या अपरिहार्य है और रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह त्वरित और संचार का सबसे तेज माध्यम है। तो आज अगर हम बात करें तो टेलीफोन आज के टाइम पर अनिवार्य है। संचार माध्यमों में टेलीफोन का यूज़ अनिवार्य है क्योंकि ये सबसे तेज माध्यम है। तुरंत हमने कॉल किया, कॉल पर तुरंत बात हो गई, ठीक है। आजकल तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर लेते हैं, कई सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर बात करते हैं। आमने सामने के सभी फ़ायदे, मतलब इसमें आमने सामने के सभी फ़ायदे हैं। मतलब हम जो भी व्यक्ति, जो अब 2 व्यक्ति हैं, तो वो आमने सामने डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण है। टेलीफोन के माध्यम से जो मैनेजमेंट है, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेलीफोन का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेलीफोन का उपयोग करने के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेलीफोन। फ़ोन पर बात करना त्वरित, आसान और सस्ता है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, इसी को हम देख रहे हैं थोड़ा। टेलीफोन का उपयोग करने के लाभ, तो टेलीफोन का जो यूज़ होता है वो काफ़ी तुरंत होता है। मतलब तुरंत हम बात कर लेते हैं, तो बहुत कम समय लगता है टेलीफोन पर बात करने में। फ़ोन पर बात करने में समय बहुत कम लगता है। आसान है और सस्ता भी है, ठीक है। सभी निर्णयों की त्वरित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। तुरंत ही जो भी बातें होती हैं उसका रिस्पांस भी तुरंत मिल जाता है। इसके साथ ही यह एक महान तुल्यकारक है। कनिष्ठ जो छोटे अधिकारी हैं वो वरिष्ठों से बात कर सकते हैं और इसके विपरीत भी। देखिए, टेलीफोन के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से जो अधिकारी हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से बात कर सकता है, एक छोटा अधिकारी अपने बड़े अधिकारी से कोई बात कर सकता है, कोई चीज़ शेयर कर सकता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि शक्ल सूरत का कोई ख़ास महत्व नहीं है। देखो, बात करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हों, ठीक है। यहाँ पे शक्ल सूरत नहीं देखी जाती कि कोई कितना कोई छोटा है, कोई लंबा है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की कैसी। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं होता है बिल्कुल भी इसका। यहाँ पे बस आपको बात अच्छे तरीके से करनी है। तो ये फ़ायदे हैं टेलीफोन के यूज़ के। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेलीफोन का उपयोग करने के नुकसान। कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोस्तों, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझ रहे हैं और बहुत इजी हैं, इसलिए आप सभी टॉपिक को समझते चलो। मैंने कोई भी टॉपिक स्किप भी नहीं किया, इसीलिए सारी टॉपिक को शामिल किया है। टेलीफोन का उपयोग करने के नुकसान भी हैं कुछ। क्या नुकसान है, तो ये देखिए। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं, यदि कोई फ़ोन नहीं उठाता या उत्तर देने वाली मशीन चालू है तो यह हतोत्साहित करने वाला है। कहने का मतलब है, आपने किसी को कॉल किया और रिंगिंग भी गई, कॉल भी गई, ठीक है, और तब भी किसी ने नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है ये चीज़, यार कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि वो बात अलग है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ जाए, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ जाए, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब कोई फ़ोन जा रहा है, सब कुछ ठीक है, तब भी ना उठाए, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। क्रॉस कनेक्शन या गलत नंबर संचार में बाधा डालते हैं। कई बार गलत नंबर मिल जाता है या किसी का गलत फ़ोन आएगा आपके पास, तो आप जानते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो ये चीज़ बेकार लगती है। तो क्रॉस कनेक्शन होने के या गलत नंबर लगने के भी कई सारे चांस रहते हैं। इसके साथ ही कभी-कभी शब्दों या वाक्यांशों को भूल जाने से गलतफ़हमी, गलत व्याख्या या गलत संचार हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि गलत शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाता है।
इसके साथ ही कई बार कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति ख़राब मूड में हो सकता है या बहुत व्यस्त हो सकता है। और ऐसे में कई बार दोस्तों ये भी होता है कि हम टेलीफ़ोन या फ़ोन के द्वारा बात तो करते हैं, कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन जिसको हम कॉल कर रहे हैं उसके मूड के बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता। तो हो सकता है उसका मूड ख़राब हो, तो वो आपका कोई प्रपोज़ल है तो उसको ठुकरा दे, है ना? आपने कोई मीटिंग की, आपने कुछ प्रस्ताव रखा, उसको वो ठुकरा दे। जिसको हो सकता था वो, अगर आप फ़ेस टू फ़ेस मिलते तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लेता बाई चांस। फ़ोन पर संचार के लिए अच्छे उच्चारण, भाषा पर पकड़ और अच्छी शब्दावली आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, अगर आप फ़ोन पर संचार कर रहे हो तो इसके लिए आपको एक अच्छा उच्चारण आना चाहिए, भाषा पर आपकी पकड़ भी होनी चाहिए और अच्छी शब्दावली होनी चाहिए आपके पास, जिससे कभी-कभी हम सभी में कमी होती है और ये देखा जाए तो सभी में थोड़ी इसमें कमी भी देखी जाती है और इससे अधूरा संचार हो सकता है। फ़ोन पर बातचीत की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है, कोई लीगल वो नहीं है कि हम बातचीत करते समय किस दायरे तक हमें सीमित रहना है, तो ऐसा कोई कानूनी पवित्रता भी नहीं है। तो टेलीफ़ोन का उपयोग करने के क्या नुकसान है, इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, कॉल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर हम कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पर, तो कुछ कुछ बातों पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि बातचीत संक्षिप्त और मुद्दे पर आधारित होनी चाहिए। जो हम बातचीत कर रहे हैं वो छोटी होनी चाहिए और मुद्दे जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो मेन पॉइंट की बात है हमें उस पर बात करना है यहाँ पर। तो हमें मुद्दे पर ही रहना है, मुद्दे से इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। और आवाज़ साफ और स्वर प्रसन्न होना चाहिए, मतलब आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल साफ सुनाई दे सामने वाले को और ठीक आवाज़ हो। आप मतलब सामने वाले को बुरी ना लगे आपकी आवाज़, जैसे कि आप अकड़ कर बात कर रहे हैं तो वो बेकार लगेगा ना। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेलीफ़ोन कॉल कैसे करें। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया कि टेलीफ़ोन कॉल कैसे करें। तो सारे टॉपिक टेलीफ़ोन से ही संबंधित अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आ गया कि टेलीफ़ोन कॉल कैसे करें या टेलीफ़ोन पर कैसे बात करें, ये भी आप समझ सकते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, कॉल करने के लिए उचित समय चुनें। पहली बात, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है कि उचित समय चुन लो। आप पहले चुन लो कि सही समय कौन सा है। लाइक आप सुबह के 4 बजे मान लो आप उठ जाते हो और आपने किसी व्यक्ति को सुबह के 4 बजे कॉल करने का प्रयास किया, तो क्या ये सही माना जाएगा? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उठ जाते हो 4 बजे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी 4 बजे उठ जाए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस कैटेगरी का है। ऐसा भी कई बार होता है कि आप मान लो 8 बजे उठते हो सुबह और कोई व्यक्ति 4 बजे ही सुबह उठ जाता है, तो आप क्या करोगे? उसको 9 बजे भी कॉल कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार वो व्यक्ति तो बहुत पहले से उठ चुका है, तो अब वो खाली बैठा होगा, तो आप उसे कॉल कर दोगे। तो यही सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और उचित समय चुनकर आपको कॉल करना है। आवासीय फ़ोन नंबरों पर आधिकारिक कॉल ना करें जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। कई बार हम क्या करते हैं कि अगर बिज़नेस से ही संबंधित बात है तो देखिए, जो आधिकारिक बात होती है वो हम ऑफ़िस में ही करते हैं, या जो ऑफ़िस फ़ोन होते हैं उसी पर हम आधिकारिक या ऑफ़िशियली बातें होती हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही कभी-कभी आवासीय फ़ोन, जो घर के फ़ोन होते हैं, एक पर्सनल जो मोबाइल्स होते हैं लोगों के, तो उन पर भी हमें कॉल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब आवश्यकता हो, जब आपसे कहा जाए कि आपको उस व्यक्ति के आवासीय फ़ोन नंबर पर भी आपको कॉल करना है, तभी आपको ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के पर्सनल जो फ़ोन होते हैं, जो टेम्परेरी जो घर के फ़ोन होते हैं, उस पर बात नहीं करनी चाहिए नॉर्मली। इसके साथ ही विभिन्न समय क्षेत्रों में कॉल करते समय समय के बारे में भी जानकारी ली जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो आप समय क्षेत्र को भी थोड़ा-सा समझ लें। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप यूएसए में कहीं कॉल कर रहे हैं, तो यूएसए का टाइम भारत के टाइम से अलग है। हो सकता क्या है, जैसे कि अगर भारत में दोपहर हो रही है, तो यूएसए में रात हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, रात के 12 बज रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें कंडीशन है वहाँ पर। तो यूएसए और भारत के टाइम में अलग है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रखिए कि आप जहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो वहाँ का समय क्षेत्र क्या है, वहाँ पर कितना बज रहा होगा। तो ये भी आप समय ध्यान रख कर ही आप कॉल करें किसी को, समय क्षेत्र आप ध्यान में रखें। कॉल करने से पहले उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, टेलीफ़ोन कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आपको किस मुद्दे पर बात करनी है। कॉल करने से पहले संदर्भ के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के साथ नोट कर लिया जाए। मतलब जो भी बातें आपको करनी है उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए आप पहले इकट्ठा कर लें, जानकारी अपने पास जुटा लें, जो भी दस्तावेज़ वगैरह हैं उसको आप जुटा लें, संदर्भ ले लें, कॉन्टैक्ट्स आप ले लें, उसके बाद ही कॉल करें, बात करें।
मैंने यहाँ पे कॉल लिखा है, आप चाहे तो कॉल लिख दें, बाकी आप कुछ अगर आपको हिंदी वर्ड मिलता है तो आप हिंदी लिख दें। बाकी यहाँ पे देखिए, आप एग्जाम में अगर हिंदी में कॉल भी लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे हिंदी में लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं करते। जब कॉल का उत्तर दिया जाए तो अपना परिचय दें, खुशियों का आदान प्रदान करें और फिर आधिकारिक काम पर आगे बढ़ें। देखिए, जब आप किसी को कॉल करें, जब कॉल का उत्तर दिया जाए, जैसे कि आपने कॉल किया और सामने वाले ने कॉल रिसीव किया, तो पहले आप अपना परिचय दें कि हाँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बात करने जा रहा हूँ, मैं ये हूँ, नाम वगैरह बता सकते हैं आप। अपना खुशियाँ आदान प्रदान करें कि आपसे मतलब आप कैसे हैं, वो कहेगा ठीक हूँ मैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात है। ऐसे आप बात को शुरू कर सकते हैं और फिर आधिकारिक जो बातें हैं मेन, उसको बताएं आप। यदि कोई अन्य व्यक्ति फ़ोन उठाता है तो अपना परिचय दें या और जुड़े रहने का अनुरोध करें जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं। यदि व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एक संदेश अवश्य छोड़ें। कहने का मतलब है, अगर आप किसी व्यक्ति को, मान लो XYZ व्यक्ति को आपने फ़ोन किया, लेकिन उसकी जगह उसके भाई ने फ़ोन उठा लिया, या उसके घर के किसी दूसरे मेंबर ने, दोस्त ने फ़ोन उठा लिया, तो आप उससे कहें कि कृपया करके लाइन पर बने रहें, ऐसा आप कह सकते हैं। और एक मैसेज छोड़ सकते हैं, अगर आवश्यक हो तो एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि उनको बता देना कि मेरा कॉल आया था, आप मुझे कॉल बैक कर लें, या आप मुझे समय बता दें कि किस समय वो आते हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा या कॉल कर लूँगी, जो भी है। आपके संचार में स्पष्टता के साथ साथ संचार को सही क्रम में होना चाहिए। मतलब आप जो भी बातें कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आधी अधूरी बातें हों, और क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए कि आप क्या पहले बात कर रहे हैं और क्या बाद में बात हो रही है। ऐसा ना हो कि आप पहले मुद्दे की बात पर आ जाएँ, उसके बाद आप अपना नाम बताएँ। हाँ, कंपनी का नाम आप बाद में बताएँ और पहले आप बात बता दें कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो थोड़ा-सा आप सही क्रम में बात करें जो उस समय उचित हो। इसके साथ ही कॉल अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो डिस्कनेक्ट करने से पहले चर्चा किए गए बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। अगर कॉल कट जाए तो तुरंत कॉल करें और बातचीत पूरी करें। फ़ोन रखने से पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। कई बार ऐसा होगा, मेरे पास तो कई बार कंपनी वगैरह का कॉल आता है, तो मैं तुरंत जब कट करता हूं तो उसके बाद ही दोबारा कॉल आ जाता है, और यही वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर कोई कॉल आपका कट जाता है, नेटवर्क इशू हो जाए या किसी भी वजह से कॉल कट जाता है, तो तुरंत कॉल को दोबारा करें और बात को पूरी करें। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये था टेलीफ़ोन पर कॉल कैसे करें या टेलीफ़ोन के द्वारा कैसे बात करनी चाहिए, उसके कुछ जो निर्देश थे वो आपको यहाँ पे बताए गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि लिए गए निर्णयों को नोट करें, यदि आवश्यक हो तो लिए गए किसी भी निर्णय पर तत्काल कार्यवाही करें। जो भी बातचीत हुई है उसके द्वारा जो भी पॉइंट सामने निकल कर आए हैं उसको नोट कर सकते हैं। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग तुरंत आप कार्यवाही या एक्शन ले सकते हैं। कॉल का उत्तर कैसे दें, हाउ टू आंसर अ कॉल। ठीक है, अब कॉल अगर आता है किसी के पास तो कैसे आंसर देना चाहिए। मान लीजिए कंपनी के पास बिजनेस पर्पज़ से या किसी भी उद्देश्य से कंपनी के पास कॉल आया है, कॉल कंपनी ने नहीं किया इस बार, कॉल वहाँ से आया है, तो वो आंसर कैसे देना चाहिए। तो यहाँ ये बात भी यहाँ पे लिखी है कि फ़ोन को ज़्यादा देर तक बजने ना दें, इससे अकुशलता का आभास होता है। कार्यालय ऑफिस में कोई भी फ़ोन लावारिस नहीं रहना चाहिए। मतलब ये कि आपने सुना होगा कि कई बार आप अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉल करते हो, कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो हमें लगता है यार कोई बैठे ही नहीं है क्या वहाँ पे, तो ऐसा बहुत मतलब बुरा लगता है ना। तो यहाँ पे वेबसाइट, जब हम यही चीज़ बिज़नेस में देखें, जो प्राइवेट फर्म वगैरह हैं स्पेशली वहाँ पर देखें, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर कोई कॉल नहीं उठाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसलिए बिज़नेस पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कस्टमर है उनका फ़ोन उठाया जाए, या जो भी कार्यालय में जो भी ऑफिस में फ़ोन रखे हैं उनके ऊपर उनके लिए एक आदमी भी बैठा रहे उनको रिसीव करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि फ़ोन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यह अव्यावसायिकता का संकेत है। तो फ़ोन को तुरंत उठाया जाए कम समय में। फ़ोन उठाएं, कॉल करने वाले का अभिवादन करें और अपना परिचय दें। ठीक है, फ़ोन उठाएं, कॉल करने वाले को शुक्रिया कहें कि हाँ, यहाँ पर आपने कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे कि D2H वगैरह में आप कॉल करते होंगे तो वहाँ से आपको कहते होंगे कि D2H में कॉल करने के लिए धन्यवाद, या जो कुछ भी है। अपना परिचय दे सकते हैं। कॉल करने वाले को बातचीत को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद करने के लिए अपना परिचय देना महत्वपूर्ण है, और जो भी कॉल करने वाला व्यक्ति है उसे अपना परिचय देना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ताकि बात को आगे जारी रखा जा सके। तो यहाँ पे हमने टेलीफोन से संबंधित जो भी बातें आपको करनी थी वो सारी की सारी कर ली, बहुत ही कम समय में। ठीक है, कम शब्दों में कम समय में हमने कई सारी बातें समझ ली हैं। टेलीफोन का जो भी टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है दोस्तों, तो सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है,
टेली कॉन्फ्रेंस आप कॉल समझ सकते हो, जैसे कि अगर आप एक व्यक्ति को कॉल कर रहे हो तो वो टेलीफोन हो गया, लेकिन आप एक व्यक्ति से नहीं, अब यहाँ आप 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति के से बात कर रहे हो एक साथ, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। मतलब अब कॉल के माध्यम से आप 10 व्यक्ति के साथ, 15 व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो, 5 व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग उन व्यक्तियों के बीच एक बैठक है जो दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर रहते हुए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो दुनिया भर के अलग अलग जो कोने हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यूएसए में बैठा है, कोई इंग्लैंड में, कोई भारत में, अब ये जो व्यक्ति है वो आपस में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर रहे हैं। एक और जोड़ लो, मान लो कोई अफ्रीका का व्यक्ति है, ठीक है, तो 4 व्यक्ति हो गए जो दूर दूर के इलाके में बैठे हैं और आपस में एक साथ बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कई बार आपने देखा होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कई सारे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह किसी देश के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, या 3-4 प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे हैं, तो वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है। लेकिन अब वेब कॉन्फ्रेंसिंग आ गई है या दूसरी भी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी। इसमें व्यक्ति दूर दूर हैं और एक साथ बात कर रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। व्यक्ति का बहुत समय बचता है। अगर आप दूसरे देश में जाओगे, दूसरे स्थान पर जाओगे आप, तो आपको टाइम लगेगा जाने आने में, तो वो टाइम बचता है। इसके साथ ही दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल का आयोजन किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल, तो इसको समझिए। कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को तारीख समय के बारे में पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए। एक बात यह है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो पहले आप बता दो कि हाँ इस दिन हम सभी बात करेंगे और इस समय। एक वैश्विक टेली कॉन्फ्रेंस को बैठक का समय तय करने में पहले अलग अलग समय क्षेत्रों का ध्यान में रखना चाहिए। बैठक का एजेंडा सभी प्रतिभागियों को पहले से ही भेजा जाना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फ़ोन पर एक तरह से कह लो बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो यहाँ पे हमें समय क्षेत्रों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भारत के प्राइम मिनिस्टर को, या जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है बाहर के व्यक्ति से बात करने में, और पता चले कि उसमें यूएसए का व्यक्ति भी शामिल है, अफ्रीका का व्यक्ति भी शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति भी शामिल है, लेकिन इन सभी के टाइम जोन अलग हैं। हो सकता है जब अगर भारत में 12 बज रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय शाम के यही कुछ आप मान सकते हो शाम के वहाँ पे 8 बज रहे हो रात के, ठीक है। यूएसए में भी ऐसा ही हो सकता है, कुछ यूएसए में हो सकता है सुबह के 4 बज रहे हों, ठीक है। और अफ्रीका में हो सकता है कि अफ्रीका में कभी ऐसे कोई पीछे टाइम हो सकता है कि अफ्रीका में सुबह के 6 बज रहे हों, या जो भी टाइम है सुबह का 8 बज रहे हों, तो अलग अलग टाइम जोन है यहाँ पर, तो इससे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति का सोने का टाइम है। तो अगर वैश्विक स्तर पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पहले समय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर एक ऐसा टाइम नियुक्त किया जाए जिसमें सभी कंफर्टेबल हों, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। कई बार आपने वर्ल्ड कप वगैरह देखा होगा, तो आप देखोगे जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहे थे, एक बार मुझे याद है जब 2019 में हो रहे थे आई थिंक, हाँ, तो 2 बजे शुरू होते थे वर्ल्ड कप, ठीक है। हमें लगता था यार 2 बजे क्यों हो रहे हैं शुरू, तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर याद आया हाँ वहाँ का जो टाइम है वहाँ पर तो 9 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ पर इंडिया में 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी बातें भी होती हैं। क्योंकि 2 बजे एक ऐसा टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ठीक है और भारत के लिए भी ठीक ही है, क्योंकि 2 बजे भी हम मैच देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सुबह के 2 बज रहे हैं भारत में तो मैच नहीं देख पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी एजेंडा है बैठक का, जितने भी प्रतिभागी भाग लेंगे बात में, उनको पता होना चाहिए किस मुद्दे पर बात हो रही है। अन्य सदस्यों को प्रतीक्षा कराने से बचने के लिए सभी प्रतिभागियों को समय का पाबंद होना चाहिए, समय पर कॉल में जुड़ जाना चाहिए। सम्मेलन का संचालन करने वाले व्यक्ति को सभी सदस्यों का नाम से परिचय कराना चाहिए और यह बताना चाहिए कि बैठक कैसे आयोजित की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद बैठक का विवरण सभी सदस्यों को भेजा जाना चाहिए। तो बैठक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सही से परिचय वगैरह जो भी है वो कराना चाहिए। बैठक जब समाप्त हो जाए तो जो भी निर्णय लिया गया है सभी को उससे अवगत कराया जाए, या जो भी चीज़ें हैं उससे अवगत कराया जाए सभी को। तो ये था कॉन्फ्रेंस कॉल का आयोजन किस तरह से किया जाता है, किया जाना चाहिए, इसको हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेना। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश कह लो किस तरह से हमें भाग लेना चाहिए, क्या चीज़ें पालन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को कुछ मानदंडों का पालन करना होता है, ठीक है। सदस्यों को केवल तभी बोलना चाहिए जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। तो सदस्यों को फालतू में वहाँ नहीं बोलना चाहिए कॉन्फ्रेंस के दौरान।
सदस्यों को पुनरावृत्ति से बचने के लिए अन्य प्रतिभागियों की बातों को नोट करना चाहिए और यदि कोई प्रासंगिक प्रश्न हो तो सकारात्मक उत्तर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि हर सदस्य कहे कि यार मैंने कुछ सुना नहीं, दोबारा बोलना। तो ये पुनरावृत्ति जो चीज़ है इससे बचना चाहिए, बल्कि सही से बातों को सुनना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए और कोई अगर प्रश्न पूछा गया है तो उस पर सकारात्मक उत्तर देना चाहिए। सदस्यों को बात करते समय संक्षिप्त, केंद्रित रहने की आवश्यकता है। जो बात हो रही है उसमें थोड़ा कम बोलना है, कम मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलने का प्रयास करना है, कम से कम। ऐसा ना हो कि हम बस फालतू बोलते जाएं। केंद्रित रहने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनना है और इसीलिए धीरे बोलना चाहिए। सम्मेलन में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होने के लिए सदस्यों को अच्छा श्रोता बनना होगा। अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल में अच्छा मतलब रुख अपनाना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा श्रोता भी होना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा धैर्य के साथ, हमें अच्छी तरीके से पहले बातों को सुनना पड़ेगा सबकी, तभी हमें बोलना चाहिए। ठीक है, जब हमारा बोलने का मौका है तब हमें बोलना भी चाहिए और जब सुनने का मौका है तो हमें अच्छे से सभी बातों को सुनना भी चाहिए। तो ये एक कॉल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के कुछ निर्देश हैं जिसका पालन करना चाहिए। तो इसको अभी हमने समझ लिया, इस तरह हमने जो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लिया है। और इसीलिए अब हम बात करते हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग की। ठीक है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग अब क्या होती है तो ध्यान से सुनिए। जब कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट पर आयोजित सभी प्रकार की ऑनलाइन बैठकों के लिए एक सामान्य शब्द है। ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग और प्रसारण सेवाओं के माध्यम से यह कई लोगों के लिए काम करना और वर्चुअल रूप से जुड़ना संभव बनाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन वेबिनार, स्क्रीन शेयरिंग, वीडियो कॉलिंग आदि इसमें सम्मिलित है। अब देखिए, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें बस कॉल हो रहा था, उसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह नहीं थी। यहाँ पर वेब कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरनेट भी आ गया है, शामिल हो गया है। स्पेशली इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। देखिए, इंटरनेट के द्वारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा बढ़ी है दुनिया में। अब क्या होता है, आप देखोगे कि जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो कई सारे जो उद्घाटन हैं कई सारी योजनाओं के, वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कर देते हैं। मतलब वो वर्चुअल रूप में अपने आप को सामने रखते हैं, मतलब वर्चुअल रूप में जहाँ योजना का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पर अपने आप को पेश करते हैं। दिल्ली में बैठे हुए या कहीं पर भी बैठे हुए वो पेश कर देते हैं अपने आप को वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वहीं से योजना का उद्घाटन भी कर देते हैं। या कई बार आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर जो मीटिंग होती है बड़े बड़े नेताओं की, आजकल वो भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही कई सारे नेता आपस में जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये क्या है, ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें वर्चुअली इंसान अपने आप को दिखाता भी है कि सभी इंसान दिखते भी हैं एक दूसरे को, ऑडियो वीडियो साफ आता है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग भी शामिल है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, स्क्रीन शेयर भी की जाती है। जैसे कि जूम मीटिंग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जूम मीटिंग में आपने क्या देखा है, जूम मीटिंग में ये होता है कि सभी व्यक्ति अगर अपना कैमरा ऑन कर लें तो सभी व्यक्ति अपने आप को शो कर सकते हैं। इसके साथ ही और भी क्या फ़ायदे इसमें चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट पेश करनी है, उसके मोबाइल में कोई रिपोर्ट है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसको शो करना है, तो वो क्या कर सकता है, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से उस आर्टिकल को भी सभी मेंबर्स को दिखा सकता है। तो ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक रूप है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में स्क्रीन शेयरिंग भी की जाती है, किसी चीज़ को दिखाया भी जाता है, कोई वीडियो दिखाया जा सकता है, कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, देखो दोस्तों, वेब जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कई तरह की होती है। मेनली चार तरह की आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जो भी हैं अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। हम वीडियो के द्वारा बात कर रहे हैं, एक दूसरे का फेस देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्क्रीन शेयरिंग में हम डाटा या कोई रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई आंकड़ा बता रहे हैं, कोई हमारे पास कोई जानकारी है उसको शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। पीपीटी वगैरह आपने सुना होगा, तो इनको हम शेयर करते हैं। वेबिनार भी एक तरह का क्या है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है। वेबिनार में क्या होता है, वेबिनार ऑनलाइन सभाएं हैं जहां वक्ताओं को सीमित लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वेबिनार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति होता है प्रेजेंटेशन के रूप में, एक व्यक्ति प्रेजेंट करता है और कई सारे व्यक्ति उसको सुनते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आप देखोगे ऑनलाइन, कई बार आप देखोगे ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचार पेश करता है और सभी व्यक्ति उसको ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। तो ये होता है वेबिनार आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि कॉलेज वगैरह में नॉर्मल चीज़ है वेबिनार।
ऑनलाइन माध्यम से ये चीज़ें होती हैं स्पेशली। देखो ऑनलाइन में जैसे कि अब यहाँ पे वापस से जैसे जूम मीटिंग वगैरह जब कॉलेज में, मतलब देखिए कॉलेज स्कूल वगैरह में जब स्कूल नहीं खुल रहे होते या नॉर्मली कभी छुट्टी का दिन होता है तो, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो स्कूल या कॉलेज में या ऑफिस में नहीं आ सकता, तो उससे उसके द्वारा वेबिनार के द्वारा उससे कोई योजना या उसको जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे स्कूल कॉलेज हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ऑफिस ले लो आप या मिनिस्ट्रीज़ ले लो, तो वहाँ पर भी वेबिनार होते हैं। वेबिनार में यही होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक या कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपस में विचार शेयर करते हैं। ठीक है, विचार वगैरह वो अपने देते हैं और सभी व्यक्ति जो उनसे ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़े हैं वो उनके विचार को सुनते हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो इसको भी आप एक तरह से वेबिनार कह सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने विचार पेश कर रहे हैं और आप उनको सुन रहे हो। इसके साथ ही वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग क्या है? वेबकास्टिंग वेबिनार का एक बड़ा रूप है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा न्यूज़ चैनल में क्या होता है, कई सारे बड़े बड़े विद्वान सामने आते हैं और वो अपने विचारों को रखते हैं और एक बहुत बड़ी जनता उन विचारों को टीवी के माध्यम से या ऑनलाइन दूसरे माध्यम से सुनती है, उनको समझती है। तो ये वेबकास्टिंग का मतलब ही यही होता है कि एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है और ये डायरेक्ट होती है। मतलब जैसे कि टीवी पर बैठा कोई व्यक्ति है, कोई ज्ञान दे रहा है, कुछ बात किसी मुद्दे पर बात बता रहा है आप लोगों को, किसी मुद्दे को लेकर, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरफ़ा बता रहा है। तो ये एक दिशा में होता है, वेबकास्टिंग एक दिशा में होती है। ठीक है, आप लोग बस देख रहे हो उसको, आप लोग ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, आप उसको ईमेल कर सकते हो बाद में या उससे अलग से क्वेश्चन पूछने के लिए आप कुछ लेटर लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुरंत आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। वेबिनार में क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम में आप आंसर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका फ़र्क होता है वेबकास्टिंग और वेबिनार में। हालांकि दोनों ही क्या हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक तरीका है। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर और डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको वैसे समझा ही दिया, सारी बातें आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो के तहत आपका जो चैप्टर था ओरल कम्युनिकेशन का, ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये भी समाप्त होता है। बहुत लेंथी था, हालांकि मैंने कम से कम समय में इसे समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।